आज की इस वीडियो में बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक जरूर देखने को मिलेगा, आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ इज फ्रेश वाटर ऑब्टेन। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर होता क्या है, यानी कि जो ड्रिंकेबल होता है ना। अब वैसे तो हमारे प्लेनेट में वाटर की कोई कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर अभी हमारे पास अवेलेबल है वो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ओशियन वाला जो होता है। और उसे प्योरीफाई करने के लिए आप भी जानते हो कि कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना पड़ता है, जिनकी कॉस्ट भी अपने आप में काफी ज्यादा होती है। तो हम फ्रेश वाटर को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। द फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रीसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यू एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर भी एक डायग्राम के थ्रू से समझने की कोशिश की थी। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हालांकि ये डैम्स का ही एक नया नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हम नाम में पता चल रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज दैट व्हिच फुलफिल अ वैरायटी ऑफ पर्पस at the same time, for example irrigation, generation of electricity, food control, fish breeding, soil conservation। ये सारी चीजें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। बेसिकली इनका काम ही होता है कि वाटर का जो फ्लो है उनको रोक देना। अभी जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और वो सिर्फ वाटर के फ्लो को रोकने के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं। अब जो पानी मिलता है वो इरीगेशन के भी काम आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो या फिर फ्लड को कंट्रोल करना हो, इवन फिश ब्रीडिंग के लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। Why were the multi-purpose river project considered as temple of modern India by जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? देखिए 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इनका एक मेन प्रोजेक्ट ये था कि वो स्पेशली इंडिया के अंदर लार्ज लेवल पे डेवलपमेंट के जो मेन काम है उनको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना हो या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लाना हो, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। दिस वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and the village economic with rapid industrialization and growth of the urban economic। तो इनका यही मेन पर्पस था कि देखो विलेज के साथ अर्बन सेक्टर भी तेजी से ग्रो हो सके। नेम एनी टू सोशल मूवमेंट व्हिच हैव बीन लॉन्च अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्योंकि अब ये नहीं है कि सारी चीजें मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ठीक ही कर रही है, तो इसके अगेंस्ट में भी कहीं ना कहीं हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि था नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी दाम आंदोलन। तो अब ये हुए क्यों थे? क्योंकि आप भी जानते हो कि जहां पे ये स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो अगर वहां पे ज्यादातर आप देखते हो कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं समटाइम ऐसा भी होता है कि जो फ्लड आता है ना, ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है तो वो उसे कंट्रोल भी समटाइम नहीं कर पाते, और जो सोइल होता है एक तरीके से वो फर्टाइल भी नहीं रह जाती इनकी वजह से भी। तो ये सारे कुछ इसके अगेंस्ट में सारे रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की हाउ हैज एग्रीकल्चर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। लेट्स सी। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वाटर इज अ बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो अब अगर आप कोई भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली पानी की तो जरूरत होगी इरिगेशन की, तो ये काफी बेसिक था। लेकिन ये बात की जाती है कि वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट कर सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए HYV सीड्स नीड मोर वाटर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। तो जो पुराने टाइम के जो बीज होते थे वो इतना पानी कंजप्शन नहीं करते थे, लेकिन HYV सीड क्या करते थे, तेजी से क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनको पानी की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यहां से भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज आल्सो लीड टू विथड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर एट द लार्ज स्केल। जो आप देखते हो ना कि ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। द वाटर टेबल हैज लोअर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू इट ओवर यूज। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से वाटर स्कैरसिटी के ही कारण हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इसलिए इनको लिमिट में यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो बेसिकली यहाँ पे शहरों की ज्यादा बात हो रही है कि अर्बनाइजेशन की वजह से किस तरीके से वाटर का ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। तो लेट्स सी कैसे बताया गया। तो देखिए मोस्ट ऑफ आवर सिटी आर ओवर पॉपुलेटेड
पॉपुलेटेड, तो ऐसा तो है नहीं कि सिटी के अंदर पॉपुलेशन कम हो। तो ज़्यादातर हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये ऐसी सिटी है, इन्हें बिग सिटी का नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू आवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आप भी जानते हो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका भी यूटिलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन, स्पेशली अनप्लान अर्बनाइजेशन एड टू वाटर पॉल्यूशन। तो जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा कहते हैं कि गंदगी भी हो जाती है, कि अगर हम लापरवाह तरीके से ऐसे ही सर्वाइव करते रहे तो। अर्बनाइजेशन आल्सो डैमेज द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, स्पेशली रिवर। इसके एग्जांपल कुछ दिए गए, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर हैव बीन पॉल्यूटेड बाय द वेस्ट ऑफ सिटी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के अंदर भी उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं डैमेज भी होते जा रहे हैं और खत्म भी होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसे ऑड्स की कैटेगरी में रख सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला। इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट is still facing water scarcity, explain with the help of 3 relevant example। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये बात की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है कि उस एरिया रीजन के अंदर जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल है, क्या वहाँ पर भी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपको कोई 3 एग्जाम्पल के साथ इसे समझाना है। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल है। Yes, it is possible that an area or region may have ample water resources but still facing water scarcity। तो वो कैसे? सबसे पहले, in most of our city there is no shortage of water but the water is unfit for consumption। तो आप भी देखते हो ना कि जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उससे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें वो इजीली अवेलेबल होते जा रही है। तो इसलिए हम उनका कंजर्वेशन या फिर उनको प्रोटेक्ट करना या उनका लिमिट में यूज करना, ये कभी ना कभी एक तरीके से काफी हल्के में ले लेते हैं। Most of our city are the in the banks of river but river have been turned into toxic stream। और इसके अलावा the river increasing population, industries and vehicle has made matter worse by exploiting pressure on existing fresh water resources। तो इन वजह से भी आप कह सकते हो कि वाटर रिसोर्सेज अच्छे खासे हमारे पास हैं बट वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफरेंस बिटवीन डैम एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो डैम जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से यूज किए जाते थे और इन्हीं को ही अपग्रेड कर दिया गया तो उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बता दिया गया। तो डैम्स क्या होता है? अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट, डिसेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और एन इंपाउंडमेंट। और ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि वाटर जो है एक तरीके से उसको रोक देना, उसके मेन फ्लो को रोक देना, लेक बना देना, ये सारा डैम्स के काम होते हैं। लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि अब डैम से इन्हीं का काम नहीं करेगा, इसके अलावा और भी ज्यादा काम करेगा। यानी कि अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज दैट व्हिच फुलफिल अ वैरायटी ऑफ पर्पस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, चाहे वो इरिगेशन के काम आना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो, फ्लड को कंट्रोल करना हो, फिश ब्रीडिंग करवाना हो या फिर सोइल का कंजर्वेशन करना हो, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये एक तरीके का मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। 3 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो बच्चों की, हाउ हैज इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग सिस्टम, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन सोशल लैंडस्केप? लेट्स सी। तो देखिए, ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटी में मैनी फार्मर हैव शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। तो ज्यादा से ज्यादा जब लोगों के पास इरिगेशन मिलने लगी, यानी कि पानी जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती थी अब लोगों के पास अवेलेबल होने लगी, तो उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया वाटर इंसेंटिव एंड कमर्शियल क्रॉप की ओर। फॉर एग्जांपल, पंजाब जो है वो एक तरीके से मेजर प्रोड्यूसर बना हुआ है राइस का, जबकि वहां पे रेनफॉल हमेशा कम देखने को मिलती है। इंपैक्ट ऑन सोशल लैंडस्केप, तो ये देखने को मिला, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज द वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करके काफी अमीर हो गए और बहुत सारे लोग वहीं के वहीं रह गए। द रिच and mighty who can afford higher input has become more rich, whereas the poor have failed to get benefit due to lack of capital। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिला है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आई थी ना, तो कुछ ऐसे ही हुआ था, स्पेशली हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स के साथ, जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। तो उन्होंने HYV सीड्स को लिया था, फर्टाइल्स हो गया, पेस्टिसाइड हो, ये सारी चीजों को उन्होंने यूज किया था क्योंकि वो इन्वेस्ट एक तरीके से उनके पास मनी यानी कि कैपिटल अवेलेबल थी, तो बेनिफिट भी उन्हें ज्यादा ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट?
तो लेट्स सी, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। इट इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर सच एज परकोलेटिंग पिट्स, चेक्स डैम etc। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द नीड फॉर आर एज डिमांड फॉर वाटर एज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ज्यादा से ज्यादा पानी को एक तरीके से सेव करना, उसको स्टोरेज में रखना। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब वाटर अवेलेबल हो जाता है तो एग्जिस्टिंग जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रह जाता। इट इज द चीप सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो देखो आप भी जानते हो कि एक जो नेचुरल वाटर है ना, तो ये वाटर सप्लाई के लिए भी एक चीप सोर्स माना जाता है। और ग्राउंड वाटर को एक तरीके से रिचार्जिंग करने में काफी हेल्प करता है। साथ ही रेन वाटर स्टोर इज एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप। तो इन चीजों से आप कह सकते हो कि इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसको स्टोर करने की टेक्निक्स भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है, फिर चाहे वो मेघालय हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, कुछ एग्जांपल हमने उनके बारे में भी पढ़े थे। क्वेश्चन है कि हाउ हैव द ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लेड टू वाटर स्कैर्सिटी। तो देखिए सबसे पहले ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा डिमांड की वजह से रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो लोगों की डिमांड है कि वो एक से क्या 10 से भी वो फुलफिल ना हो पाए तो वो और ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि उसके डिजायर में इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो हर एक पर्सन को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए जाए। मोस्ट ऑफ आवर सिटी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। इसके अलावा अगर हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारे पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी खासी आ गई थी कि हमने प्रोडक्शन को तेजी से ग्रो कर दिया, एग्रीकल्चर फील्ड जो कि काफी स्लो चलती थी। आवर फार्मर आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप ज्यादा आने लगी, जो डायरेक्टली बनाई, उगाई और सीधा बेच डाली। द कमर्शियल क्रॉप नीड मोर वाटर एंड अदर इनपुट एश्योर्ड मीन ऑफ इरिगेशन लाइक ट्यूब वेल्स एंड वेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो भैया अगर आप सारा जमीन का पानी निकाल दोगे तो इससे भी तो कहीं ना कहीं ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका हम नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जिसके अंदर टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर कॉमन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ लाइक मल्टीनेशनल कंपनी की हम जो बात करते हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल हैज मेड मैटर by exerting pressure on the existing fresh water resources, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, जो अभी के समय एग्जिस्ट है, तो कहीं ना कहीं उस एक तरीके से जो फ्रेश वाटर है उसके ऊपर भी प्रेशर ज्यादा बनता जा रहा है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू टर्न देम एंड मच ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रोलॉजिकल पावर। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो स्लो लेवल पे तो होगा नहीं, रैपिड तरीके से होगा, तो इनमें इन सभी चीजों की हमें नीड्स देखने को मिलती है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन भी किस तरीके से एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वाटर स्कैर्सिटी की थी कि अर्बनाइजेशन हैज आल्सो एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। मोस्ट ऑफ आवर सिटी आर ओवर पॉपुलेटेड एंड ओवर पॉपुलेशन लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड आल्सो पोल्यूट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो ये चार फैक्टर आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इसके अलावा ग्रोइंग पॉपुलेशन और कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का। तो इन बेसिस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी की भी प्रॉब्लम हमें इन सब फैक्टर की वजह से देखने को मिल सकती है। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हो कि बच्चों आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।